जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जौहर साथियों। हमने पिछले वीडियो में हिंदी के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नए प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं और उनको हल करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? स्वर संधि। कौन सा आंसर होगा? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो अगर इसका विग्रह पूछ ले तो विग्रह क्या होगा? विद्या धन आलय। इसका विग्रह होगा विद्या धन आलय। आलय का मतलब होता है घर, विद्या, विद्या का मतलब होता है जो अपन शिक्षा ली जाती है उसको विद्या कहा जाता है। विद्यालय का जो विद्या का जो घर है, आलय है, उसे विद्यालय कहा जाता है। तो इस विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय भाषा होती है अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा। तो इसमें ये सीधा तो है नहीं, ये उत्तर तो वैसे गलत हो गया। राष्ट्र के राजधानी की भाषा, इसका मतलब दूसरा कोई भी भाषा नहीं बोल सकता है। एक है राज्य विशेष की भाषा। राज्य विशेष की भाषा नहीं हो सकती। राज्य विशेष की भाषा तो वहाँ की एक पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र की भाषा हो जाएगी, जैसे कि गुजराती, राजस्थानी, जो भी है, पंजाबी, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक राष्ट्रीय लोगों के संपर्क की भाषा, ऐसा तो है नहीं कि वो एक भाषा रहेगी तो दूसरी भाषा से वो संपर्क नहीं बना सकते हैं, तो ये नहीं। इसमें आंसर होगा अपना, कौन सा होगा? राष्ट्रीय भाषा होती है, कौन सा आंसर होगा? पहले अधिकतर राज्यों की जो भाषा होती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। और ध्यान रखना साथियों, अगर हिंदी पूछे, हिंदी कौन सी भाषा है, तो राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न अपनी स्क्रीन के ऊपर है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तीसरा प्रश्न है अपना, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यागत, एक एक, जलोद, महोसद। ठीक है, तो ध्यान रखना सर, एक तो साथियों एक ध्यान रखना, एक संधि होती है अपने गुण स्वर संधि, एक तो संधि होती है गुण संधि और एक होती है वृद्धि संधि। एक कौन सी होती है? वृद्धि संधि। गुण संधि में ध्यान रखना साथियों, एक जो मात्रा आ जाए कहीं पर भी, एक वाली मात्रा, वह होती है गुण संधि। और वृद्धि यानी वृद्धि हो जाने, यानी जहाँ पर डबल मात्राएं आती है वो वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो इसमें देखो डबल मात्रा कौन सी है? एक, ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। जलोद, ये कौन सी है? वृद्धि संधि है। और महोत्सव, ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। लेकिन अभ्यागत का विग्रह होता है अभिधन आगत। अभ्यागत का विग्रह क्या होगा? अभिधन आगत। ये कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखा करो, प्रश्न है से पूछ रहा है या नहीं है से पूछ रहा है। तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो अभ्यागत शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, वृद्धि संधि नहीं होगी। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, संधि का अर्थ है दो अक्षरों का मेल, दो शब्दों को जोड़ना, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, दो अक्षरों में रूप परिवर्तन। तो संधि का अर्थ होता है दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, यानी पूरे दो शब्द होंगे। वैसे संधि दो शब्दों के बीच में होती है, लेकिन प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण जुड़कर कोई अलग ही परिवर्तन कर देते हैं,
तो वह एक अलग ही संधि कहलाती है, उसे जिसका नाम कहा जाता है संधि कहा जाता है। दो शब्दों का जिसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तन कर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे कौन सी संधि उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो इसमें दो अक्षरों के मेल से किसी तीसरा अक्षर बनना, ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपने सुना होगा वी उपसर्ग होता है। वैसे हिंदी वर्णमाला में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कितनी होती है? 22। ठीक है, तो आपने सुना होगा आ वी धन 4, तो इसमें वी उपसर्ग है। आ धन 4, इसमें भी उपसर्ग है। आ प्र धन 4, तो इसमें भी प्र उपसर्ग है। लेकिन ए कोई उपसर्ग नहीं। ए धन 4, इसमें ए कोई उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है पूछ रहा है? तो अचर में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ए नाम से कोई उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? यहाँ पर वापस एक प्रश्न आया है, नहीं है पूछ रहा है नहीं, नहीं है। पहला है अपरोक्ष, दूसरा है अपवाद, तीसरा है अपादान और चौथा है अपमान। इसमें क्या है? अधन परोक्ष। इसका अगर विग्रह है तो अधन परोक्ष, अगर इसका विग्रह करेंगे तो अपधनवाद होगा। विग्रह ऐसा होना चाहिए, तो इससे भी जैसे दो शब्दों का विग्रह होता है, कोई एक शब्द रहता है जिसके टुकड़े करना, तो इसका इधर से भी कोई प्रथम वर्ण जो प्रथम स्वतंत्र जो शब्द निकलता है उसका भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए और दूसरे वाले का भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए, जब ये विग्रह सही से हो पाता है। अप का भी कुछ अर्थ निकलता है, वाद का भी अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर अपधन आदान होगा, अपधन आदान। यहाँ पर देखिए अपधन मान होगा। क्या होगा? अपधन मान। अब इसको ले अपधन रोक्ष, रोक्ष का कोई अर्थ नहीं रहता। अधन परोक्ष होता है, एक तो होता है परोक्ष और एक होता है अप्रोक्ष। ठीक है, तो उपसर्ग नहीं है, अप उपसर्ग नहीं है। क्या पूछ रहा है? अप उपसर्ग नहीं है तो अपरोक्ष में नहीं है। एक होता है परोक्ष और इसका विपरीत होता है अपरोक्ष। इसमें अपधनवाद होगा, इसमें अपधन आदान होगा, इसमें अपधन मान होगा। तो अप उपसर्ग किसमें नहीं है? पहले वाले में नहीं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रश्न नंबर 7वां है अपने सामने। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? अब इस प्रश्न में मुझे डाउट है, इसमें व्याकरण शब्द में भी 2 से अधिक उपसर्ग है। 2 से अधिक उपसर्ग पूछ रहा है, 2 से अधिक उपसर्ग। तो इसमें अगर इसका विग्रह करें तो वी धन आ धन करण। ठीक है, इसका प्रश्न सम धन अनु, इसका विग्रह पूछ ले समन्वय का धन अय। ठीक है, तो इसमें भी 2 उपसर्ग है, वी धन आ, इसमें भी 2 उपसर्ग है, सम धन अनु। अगले वाले में चलते हैं। अपने कितने 2 से अधिक उपसर्ग ढूंढने हैं, 2 से अधिक उपसर्ग ढूंढने। तो तीसरा वाला प्रश्न, तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, दुर्व्यवहार। अगर इसमें निकाले तो अपन एक उपसर्ग हो जाएगा अपना दुर धन वी धन अव धन हा। तो 2 से अधिक उपसर्ग कौन से में है? दुर्व्यवहार। एक तो ये हो जाएगा दुर उपसर्ग, एक वी उपसर्ग हो जाएगा, एक अव उपसर्ग हो जाएगा। हार मूल शब्द है। हार क्या है? इसमें मूल शब्द है। कभी कभार डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पर्सन पूछ लेता है, कभी कभार एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें मूल शब्द क्या है, इस शब्द में मूल शब्द क्या है। तो प्रत्यय और उपसर्ग को हटाकर जो शब्द बचता है वह मूल शब्द होता है। अब पर्यावरण ले, पर्यावरण का विग्रह अगर अब करें तो परिधन आधन वर्ण। इसमें कितने उपसर्ग? इसमें भी 2 उपसर्ग है, परिधन आ। तो 2 से ज़्यादा इसमें एक तो दुर हो गया, एक वी हो गया, एक अव हो गया, 3 उपसर्ग है। 2 से अधिक उपसर्ग पूछ रहा है तो अपना आंसर कौन सा होगा? इसमें से
दूसरे नंबर वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? ठीक है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। वैसे ये इस क्वेश्चन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें सभी में एरा प्रत्यय लग रहा है। गण धन एरा, इसमें भी एरा प्रत्यय है। सांप धन एरा, मामा धन एरा। ठीक है, सभी में एरा प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें नहीं है, तो इसमें चारों में से एरा प्रत्यय है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें सभी में ये प्रश्न ही गलत है, नहीं पूछ रहा है चारों में एरा प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रश्न ही अपना गलत है, गलत पूछा गया प्रश्न है। 9वां प्रश्न है अपना, पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। पैतृक शब्द है जिसमें एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है, यानी एक प्रत्यय लग रहा है, इसका मूल शब्द पूछ रहा है। तो इसमें मूल शब्द होगा अपना पितृ। मूल शब्द क्या होगा? पितृधन अक होगा, पितृधन इक, पितृधन इक होगा। इसमें मूल शब्द क्या है? पितृ, पितृधन इक। तो इसमें मूल शब्द पूछ रहा है तो पितृ। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां वाला, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। 9, देखो दीर्घ ई पूछ रहा है, दीर्घ ई वाला इन निर्मित शब्द है। 9, कुलीन, पंडिताइन, ठकुराइन। इसमें डायरेक्ट आइन प्रत्यय, कौन सा है? आइन। इसमें भी आइन प्रत्यय है। ठीक है, इसमें क्या? 9, इसमें भी नहीं है। लेकिन अगर कुलीन का हम विग्रह करते हैं तो कुलधन इन, दीर्घ ई वाला इन। तो इन प्रत्यय से निर्मित शब्द अपना कौन सा होगा? तीसरा वाला कुलीन, कुलधन इन होता है इसका विग्रह। अगले वाले 11वें प्रश्न पे आते हैं हम। समास के कितने भेद हैं? तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद। तो मैं ट्रिक से वैसे याद भी कराता हूँ विद्यार्थियों को। A, B, C, D, D, T। A, B, C, D, D, T। A से हो जाएगा अपना अवयवी भाव समास, B से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, C से हो जाएगा कर्मधारय, C से हमको याद करना है कर्मधारय समास, D से हो जाएगा द्विगु समास, D से हो जाएगा द्वंद्व समास, और T से हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो समास के कितने भेद है? 6 भेद है। अगर पदों की प्रधानता के आधार पे पूछ ले समास के कितने भेद है तो 4 याद रखना। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद है तो 4 भेद है। डायरेक्ट पूछ रहा समास के कितने भेद है तो 6 भेद। चौथा आंसर अपना सही होगा। 12वां प्रश्न अपनी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो एक ध्यान रखना साथियों, द्वंद्व समास में विलोम शब्द आते हैं जिसको वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं, या तो ये या फिर ये। ठीक है, द्वंद्व समास के वैसे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इतरेतर, एक होता है वैकल्पिक, जिसको हम विलोम शब्द भी बोल सकते हैं, या तो ये या फिर ये, और एक होता है समाहार। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, वापस आ गया नहीं से, तो पाप पुण्य ये वैकल्पिक में आ जाएगा। राजा प्रजा, जिसमें दोनों ही मूल रूप से बड़े हो, राजा और प्रजा भी, राजा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और प्रजा भी, तो ये भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जीवन मरण, जीवन का उल्टा क्या होता है? मरण, तो ये वैकल्पिक में चला जाएगा, ये भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लेकिन अगर यथाशक्ति अपना अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। जहाँ पर ध्यान रखना साथियों, अव्यय का बोध हो जाए। इसमें मेन अव्यय क्या है? यथा, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होता है, शक्ति के अनुसार। और जनरली सामान्य सोच के लिए आपके लिए बता दूं मैं, जहाँ पर यथा शब्द आ जाए वहाँ पर आप आंखें बंद करके अव्ययी भाव समास कर देना। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ठीक है साथियों, अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, बटमार में कौन सा समास है? पहला नए तत्पुरुष समास, दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, तीसरा है अलुप्त तत्पुरुष समास,
चौथा उपपद तत्पुरुष समास। तो अपना कौन सा उत्तर होगा इसमें? उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न अपनी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपना जलज। जलज, इसका विग्रह अगर जलज का हम सोचे, जलज शब्द के बारे में, जल धन जय, जल का मतलब होता है जल पानी नीर, और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है। पानी में जन्म कौन लेता है? कमल। तो जलज अपना पानी का पर्यायवाची है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। दूसरा लेते हैं मनसीज, इसको कुछ समय के लिए रहने देते हैं। अगला वाला अम्बुज, एक पानी का पर्यायवाची अम्बु, अम्बुदन जय। पानी के जो भी पर्यायवाची इसके पीछे जय लगा देना वह अपना कमल का हो जाएगा। जैसे नीर, तोय, पानी, ठीक है, जो भी है, वारी, ये सभी है, इसके पीछे जय लगा देना तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो एक अम्बु भी उनमें से एक है। अम्बु पानी का पर्यायवाची है, अम्बु पानी या जल, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो जल में कौन जन्म लेता है, वही बात हो गई, अम्बुज यानी पानी। एक होता है पंकज, पंकज का अर्थ भी क्या होता है? कमल होता है। पंकज का अर्थ भी क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने जो अपन ने छोड़ा तीसरा वाला, तो मनसीज, ये शब्द होता है मन से जो जन्म लेता है, मनसदन जय, मन से जो जन्म लेता है उसे मनसीज कहते हैं, और ये कामदेव का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। ठीक है ना, जिसको पंचसर भी कहते हैं, अनंग भी कहते हैं, और मनसीज भी कहते हैं, और मनोज भी कहते हैं। ये कामदेव के पर्यायवाची है। उसी में से एक है मनसीज, का अर्थ होता है जो मन से जन्म लेने वाला, जो मन से जन्म लेता है उसे कामदेव कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों। तो अपना इसमें आंसर कौन सा होगा कि नहीं है पूछ रहा है, तो मनसीज नहीं, बाकी सभी कमल के पर्यायवाची है। 15वां प्रश्न अपनी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 15वां प्रश्न है, तो 15वां प्रश्न अपने से ये पूछ रहा है कि किस क्रमांक में शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? तो एक बात आपसे अवगत करा देता हूं मैं। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। प्रस्तर का अर्थ क्या रहता है? पत्थर। इस प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। प्रस्तर का अर्थ क्या होता है? पत्थर। तो पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर नहीं है पूछ रहा है। पाहन का अर्थ भी पत्थर होता है, उत्पल का अर्थ भी पत्थर होता है, लेकिन उत्पल का अर्थ पत्थर नहीं होता। उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, अपन हमें कैसे याद करना है? एक तो होता है उपल, एक शब्द होता है उपल, और एक ये शब्द युग में पूछा जाता है, एक होता है उत्पल। तो देखो यहाँ पर आधा तय है ना, कौन सा है? आधा तय है, तो इसको हम पत्थर में ले लेंगे, पत्थर। एक तो होता है शब्द, एक तो होता है उपल, और एक होता है उत्पल। ठीक है, तो आधा तय है इसमें, तो हम पत्थर में ले लेंगे इसको। पत्थर में भी आधा तय है, उसका अर्थ होता है उपल, और यहाँ पर उत्पल है, उसको हम कमल से याद कर लेंगे। उत्पल किसको कहते हैं? कमल को। ठीक है, तो अपना उत्पल का अर्थ होता है कमल, बाकी उपल का अर्थ भी पत्थर होता है, पाहन का अर्थ भी पत्थर होता है, पाषाण का अर्थ भी पत्थर होता है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा था इसमें, तो नहीं है, कौन सा नहीं है? चौथा वाला नहीं। 16वां प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। वापस सभी प्रश्न यही ले रखे हैं, नहीं है। तो मधुप, मधुप का अर्थ भी भ्रमर होता है, अली का अर्थ भी भ्रमर होता है, यानी भोरा और भोरा। भ्रमर का अर्थ क्या होता है? भौरा। ठीक है, भ्रमर का अर्थ क्या होता है? भौरा, जिसको भोरा भी कहा जाता है, भौरा, और उसको भौरा भी कहा जाता है। तो ये आ गया भौरा, तो भौरा भी है, और अली यानी उसको भी भ्रमर कहते हैं, मधुप भी कहते हैं, उसको षटपद भी कहते हैं, षटपद जिसके 6 पद हो, तो उसको भी क्या कहा जाता है? भ्रमर कहा जाता है। लेकिन जो सफरी शब्द है
सफरी का अर्थ रहता है छोटी मछली। सफरी का अर्थ क्या होता है? छोटी मछली। ठीक है। ये भौरा रहता है तो ये जंगल में विशेषकर से देखा जा सकता है, छोटा सा काला काला कीड़ा होता है। ठीक है, जिसको भ्रमर कहते हैं, मधु भी कहते हैं, अली भी बोलते हैं, भ्रमर भी बोलते हैं, सटपथ भी बोलते हैं। और सफरी होता है, उसको छोटी मछली कहा जाता है। तो नहीं है पूछ रहा है तो अपना चौथा आंसर नहीं है, भौरे का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी तीनों है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तिमिर का विलोम शब्द है। 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, तिमिर का विलोम शब्द है। तो तिमिर, पहले तिमिर से अब हमको पता करना पड़ेगा तिमिर का अर्थ क्या होता है। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधकार। तो अंधकार है, इसका विपरीत क्या होगा? प्रकाश। अंधकार का विपरीत क्या होगा? प्रकाश। तो तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार का वैसे विपरीत क्या होता है? प्रकाश। तो इसका अपना पहला उत्तर ही सही राइट होगा, सही होगा, प्रकाश। तिमिर का विलोम क्या होगा? प्रकाश। अनुज का सही विलोम है। 17वां प्रश्न 18वां प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, जो पूछ रहा है अनुज का सही विलोम है। पहला भ्राता, तीसरा वाला ये आगे पीछे हो गए, तीसरा वाला कनिष्ठ, दूसरा वाला ज्येष्ठ और चौथा वाला अग्रज। तो अनुज का सही विलोम पूछ रहा है ना साथियों, तो होगा अग्रज। अनु यानी होता है बाद में, अनु यानी होता है बाद में, जैसे जन्म लेने वाला, जो बाद में जन्म लेता है उसे अनुज कहते हैं। और अग्र का मतलब होता है पहले। अग्र का अर्थ क्या होता है? पहले। जैस का मतलब जन्म लेने वाला, जो पहले जन्म लेता है उसे अग्रज कहते हैं। तो अपना कौन सा आंसर सही होगा? अनुज का विलोम पूछ रहा है तो चौथा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? चौथा वाला। 19वां वाला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। अल्पज्ञ का विलोम का क्रम है। पहला अवज्ञ, दूसरा अभिज्ञ, तीसरा सर्वज्ञ और चौथा ऑप्शन अपना कृतज्ञ। तो ध्यान रखना साथियों, कृतज्ञ का विलोम होता कृतघ्न। ठीक है। अल्पज्ञ का एक तो होता बहुज्ञ, जो अल्प ज्ञ यानी कि ज्ञान रखता है। अल्प यानी बहुत कम, ज्ञ यानी ज्ञान रखने वाला, बहु यानी ज़्यादा, ज्ञ यानी ज्ञान रखने वाला। और उसका ही समानार्थी शब्द है सर्वज्ञ। ठीक है। सर्व यानी सभी, बहु बोल दो चाहे बहुत बोल दो, चाहे सभी बोल दो, ज्ञ यानी ज्ञान रखने वाला। अल्पज्ञ का मतलब तो कम ज्ञान रखना, सर्वज्ञ का मतलब अधिक ज्ञान रखना। तो बात वही है, बहुज्ञ बोल दो चाहे सर्वज्ञ बोल दो। ठीक है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर होगा? 19वें वाले में दूसरा ऑप्शन अपना राइट होगा, सर्वज्ञ। 20 वाला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? एक इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराने का प्रयत्न करूंगा। जो भी अपने 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है। तो साथ ध्यान रखना साथियों, अगर इनके बीच की दिशा पूछ ले तो हमको एक शब्द याद रखना है, वीणा। क्या याद रखना है? वीणा। तो वी से यहाँ पर जैसे जैसे क्रम में आई यहाँ पर लगा दो, अन यहाँ पर लगा दो और ए यहाँ पर लगा दो, ऐसे याद रखना है, वीणा याद रखना। तो वी से हो जाएगा अपना वायव्य कोण, यानी कि उत्तर और पश्चिम के मध्य वाला कोण है वो कौन सा था? वायव्य कोण। और पूर्व और उत्तर के मध्य वाला कोण होता है ईशान कोण। पूर्व और उत्तर और पूर्व के मध्य वाला कोण होता है ईशान कोण। अगर पूछ ले दक्षिण पश्चिम के मध्य वाला कोण नैऋत्य कोण होता है। अगर पूछ ले दक्षिण पूर्व के मध्य वाला कोण कौन सा होता है? तो आग्नेय कोण होता है। कौन सा होता है? आग्नेय कोण। अपना आंसर कौन सा सही होगा? आग्नेय कोण। दक्षिण से पूर्व के मध्य वाला कोण, इस कोण से के बारे में अवगत कराना चाहता है ये। तो कौन सा प्रश्न, कौन सा उत्तर होगा अपना? आग्नेय कोण। वायव्य कोण, एक बार वापस बता रहा हूँ, ये वायव्य कोण है, ये ईशान कोण है, ये नैऋत्य कोण है और ये आग्नेय कोण है। वीणा शब्द याद रखना दिशा में, वीणा, VINA। ठीक है। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। 21वां वाला अपने स्क्रीन पर है प्रश्न। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। युयुक्षा,
जिजीविषा, जिजीविषा तो जीने की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षा और उत्स्कृच्छा, तो ये अपना इसका आंसर होगा मुमुक्षा। मुमुक्षा यानी होता है मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा। और मुमूर्षु जो शब्द होता है मरने की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षु, और मुमूर्षा है मरने की इच्छा। अपना आंसर होगा इसमें दूसरा वाला, मरने की इच्छा से तात्पर्य क्या है, मुमूर्षा। 22 वाला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ये BSTC 2023 में पूछा गया प्रश्न है। BSTC 2023 का प्रश्न है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ठीक है, तो एक आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और दूसरे वाले आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। आदि जिसको बोलते कि ये इसका आदि है यानी अभ्यस्त है, उसमें ये निपुण हो गया है। ठीक है, तो ये होता है वो आदि वाला ये इस चीज़ का आदि है। और एक छोटी मात्रा है उसका अर्थ होता है प्रारंभ। तो अपना चौथा वाला आंसर सही होगा। कौन सा वाला? चौथा वाला। 23वां प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ठीक है, तरनी, 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 एक तरनी छोटी वाली मात्रा, एक तरनी बड़ी वाली मात्रा, तो ये गलत है। वैसे तरनी का अर्थ ये बड़ी वाली मात्रा, इसका अर्थ होता है नौका, और तरनी छोटा उसका मतलब होता है सूर्य, ये उल्टा कर रखा। ठीक है, अनल और अनिल, अनल का मतलब होता है आग, अनल का मतलब क्या होता है आग, अनिल यानी हवा होता है, ये वापस उल्टा कर रखा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक होता है मरीची और एक होता है मरीची, तो यही अपना सही है। मरीची का अर्थ होता है किरण बोल दो या रश्मि बोल दो, और एक मरीची का अर्थ होता है सूर्य या रवि बोल दो। तो अपना तीसरा आंसर सही है। अगर बड़ी मरीची में बड़ी की मात्रा है तो उसको सूर्य या रवि कहा जाता है, और छोटी की मात्रा हो तो उसमें किरण या रश्मि कहा जाता है। तो अपना आंसर इसमें कौन सा सही अर्थभेद पूछ रहा है, तो सही अर्थभेद कौन सा? अपना तीसरा। और चौथा सलील और सलील, ये आपस में कहने का मतलब ये सलील का अर्थ शिष्ट होता है और सलील का अर्थ स्वेरी। ठीक है, इससे मिलता जुलता शब्द। अपना आंसर इसमें से तीसरा होगा। 24वां वाला प्रश्न है मरीची, ये वापस आ गया मरीची, और मरीची का सही अर्थ क्या है? तो मैंने बता दिया था, मरीची छोटी मात्रा आ जाए तो इसका मतलब होता है किरण, और बड़ी मरीची आ जाए तो उसका मतलब होता है सूर्य। तो अपना पहले आंसर सही है। उसमें पूछा था मरीची का मतलब रश्मि, और इसका रवि बता दिया था, पर्यायवाची बता दिए थे, पर्यायवाची रख दिए थे दोनों के। ठीक है, 25वां वाला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते हैं, पहला ऑप्शन अपना एक या एक से अधिक ध्वनि के समूह को, तो ये नहीं होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को नहीं कहा जाता। ठीक है, वर्णों के समूह को, ये कुछ बात तो सही है, लेकिन अब तीसरा प्रश्न है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण के समूह को। एक होता है वर्णों के समूह को, एक शब्द ले लिया मैंने मैं कल, ये भी अपने आप में वर्ण है, ये भी अपने आप में वर्ण है, ये भी अपने आप में वर्ण है, लेकिन इनकी सार्थकता नहीं है। इनमें सार्थक कोई अर्थ होना चाहिए, यानी कि मैं के बाद में कम क है, क के बाद में ल है, लेकिन ये इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब इसको मैं क मैं ल बोल दूँ, क के बाद में मैं आया, मैं के बाद में ल है, यानी कि सार्थक शब्द ले रहा है, सार्थक पूछ रहा है। सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो अपना कौन सा आंसर इसमें राइट होगा? तीसरा वाला। चौथा ऑप्शन होता है एक से अधिक ध्वनि के समूह को, ये भी नहीं होता। सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है, और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहलाता है। ध्यान रखना साथियों, से शब्द याद रखना और से सार्थकता याद रखना। ठीक है, सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो वो शब्द होगा। ठीक है, और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पर, प्रश्न अपना 26वां वाला, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 26 वाला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज, और एक होता है अपना
विदेशज। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अपना दूसरा आंसर इसमें राइट होगा, सही होगा। 27वां प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, सही शब्द वर्तनी को छाटिए। सही शब्द वर्तनी को छाटिए। तो इसमें रसायन, एक शब्द होता है रसायन, रसायन, इसमें एक विशेष प्रत्यय लगता है, वह पीछे जुड़ता है इक। जहाँ पर इक जुड़ता है तो शब्द के जो आगे वाला वर्ण होता है वह दीर्घ हो जाता है, उसका दीर्घीकरण हो जाता है, तो शब्द बनता है अपना रासायनिक। रसायन धन इक से शब्द अपना क्या बनेगा? अगर इक प्रत्यय जुड़ गया तो रासायनिक। तो रासायनिक वाला कौन सा अपना सही शब्द है? यहाँ पर ये लेकिन नी में बड़ी की मात्रा आ गई, तो ये अपना वैसे ही नहीं हो सकता। ये रासायनिक वैसे ही नहीं हो सकता। एक तो प्रत्यय लगा, लेकिन जो अपना शब्द है जिसका सबसे पहले वाला वर्ण है वो दीर्घीकरण हो जाता, तो ये वैसे ही नहीं होगा। इसमें वापस रासायनिक, ये वैसे ही नहीं हो सकता, रासायनिक होता है। कौन सा? दूसरा वाला आंसर अपना सही होगा, रासायनिक होता है। 28वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द है। तो अधोपतन नहीं, अधःपतन ये भी नहीं है, अधिपतन ये भी नहीं है। शब्द होगा अपना अधःपतन। एक विसर्ग संधि में एक टर्म आती है, एक नियम आता है कि अगर विसर्ग हो और इधर क और या फिर प आ जाए तो वो शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे एक शब्द आता है मनः, जो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मनः धन कामना, कामना, मनः धन कामना, मनः धन कामना एक शब्द होता है, इसमें विसर्ग आ गया, इसके बाद में जस्ट क्या आ गया ना, तो शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, बस ये धन वाला चिन्ह हट जाता है। तो शब्द होता है अपना मनः कामना होता है, मनोकामना नहीं होता है, मनोकामना, मनः कामना होता है। उसी प्रकार से अपना शब्द है अधः धन पतन। तो अपना कौन सा इसमें सही आंसर होगा? वैसा का वैसे हो जाता है, अधः धन पतन, अधो पतन नहीं होता, ध्यान रखना साथियों, अधः धन पतन होगा। 29वां वाला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? यथेष्ट, भुजंगिनी, प्रदर्शनी, लघुत्तर। तो इसी में शब्द सही है, यथेष्ट भी सही है, भुजंगिनी भी सही है, लघुत्तर भी सही है। लघुत्तर में दीर्घ स्वर संधि लघुधन उत्तर, ठीक है। इसमें गुण स्वर संधि यथाधन इष्ट, ठीक है। इसमें प्रत्यय लगा रखा है, लेकिन ये शब्द है प्रदर्शनी। कौन सा शब्द है? प्रदर्शनी, जो ये एक अशुद्ध शब्द है। इसका अगर शुद्ध शब्द पूछा जाए तो प्रदर्शनी होता है। कौन सा होता है? प्रदर्शनी, सिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रेजेंटेशन जिसको बोला जाता है, प्रदर्शनी, ठीक है। अगला वाला 31वां वाला अपना प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त शब्द होगा या उपयुक्त वाक्य होगा। अवसर का लाभ उठाना, उसका अर्थ होता है साथियों, डायरेक्ट पता चल रहा है। पहला ऑप्शन अपना बहती गंगा में हाथ धोना, दूसरा आकाश पाताल ले करना, तीसरा है फूलाना समाना, और चौथा है अंगारों पे पैर रखना। तो अपना पहला आंसर सही होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब होता है अवसर का लाभ उठा लेना, ठीक है। 32वां प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया? मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिया था साथियों, हिंदी अब हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है, ठीक है। और इसका उत्तर है, प्रश्न है अपना, संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? पहला प्रश्न है 5वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन अपना 9वीं अनुसूची। तो अपना इसमें आंसर होगा 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का वर्णन है।
ध्यान रखना साथियों। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? अपने राजभाषाओं का वर्णन है। 33वां प्रश्न है अपना, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, एक पहला है बहादुर, दूसरा है बेवकूफ़, तीसरा है बदनाम और चौथा है लावारिस। तो यहाँ पर अरबी फारसी वाले दो उपसर्ग तो वैसे ही दिख रहे हैं एज इट इज़, एक होता है बद, दूसरा है नाम, ये भी है, एक ला धन वारिस ये भी है, लेकिन एक बेवकूफ़ और बहादुर में कोई, दोनों में उपसर्ग नहीं है। नहीं तो बहादुर में दिख रहा है और नहीं बेवकूफ़ ने। तो यहाँ पर वे प्रश्न वैसे गलत कर दिया जाता है क्योंकि दोनों में उपसर्ग नहीं तो बहादुर में नहीं बेवकूफ़ में, वरना बदनाम में बद उपसर्ग है, लावारिस में ला उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान में अपना उपसर्ग होगा साथियों स्वधन अभिमान, दीर्घ स्वर संधि होगी स्वधन अभिमान। ठीक है, कौन सी संधि, अगर संधि पूछ ले तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। ए और ए मिलकर आ बन जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। ठीक है, तो शब्द हो जाता अपना स्वाभिमान यानी स्व उपसर्ग। ठीक है साथियों। 36वां प्रश्न है अपना, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो इसमें पहला शब्द है अनिच्छा, इसमें अनधन इच्छा होता है। क्या होता है? अनधन इच्छा। इसमें अनधन उपधन में अनुपम। ठीक है, चौथा वाला अनुचित, एक तो होता है उचित, एक होता है अनुचित, अनधन उचित। इसका अगर विग्रह पूछ ले तो अनधन उचित। और एक अपना प्रश्न है अनधन गमन, इसमें डायरेक्ट अपन को सीधा पता चल रहा है अनधन गमन होगा, तो ये पूरा अन होता है। और ये हलंत वाला पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है? हलंत वाला उपसर्ग पूछ रहा है अन, तो अपना कौन सा नहीं होगा इसमें? चौथा वाला नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? अनुपसर्ग चौथा वाला नहीं है, अनुगमन, इसमें कोई सा भी उपसर्ग नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो कुंभकार निर्मित शब्द है, कलाकार निर्मित शब्द है, तक्षकार निर्मित शब्द है, लेकिन बेकार खुद अपने आप में मूल शब्द है। बेकार क्या है? अपने आप में खुद मूल शब्द है। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है तो बेकार नहीं होगा। ध्यान रखना साथियों, बेकार अपने आप में खुद मूल शब्द होगा। इसमें कुंभधनकार होगा, कलाकार होगा और तक्षकार होगा। ठीक है, सभी में कार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन अपना इसमें 37वें वाले में राइट होगा। 38वां वाला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिए। ठीक है, तो ये अपना साफ ही दिख रहा है, पहला है मोरनी, दूसरा ओटनी, चौथा अपना चांदनी। लेकिन अपना जो बामनी शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वरना चांद का चांदनी हो जाता है, ऊँट का ओटनी हो जाता है और मोर का मोरनी हो जाता है। बामनी में नी उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना साथियों। तो अपना इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर वाला। 39वां प्रश्न है, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो इक प्रत्यय यानी कि देखो छोटी मात्रा वाला इक प्रत्यय, तो शब्द एक होता है औपनिषदिक, एक है औपनिषद, एक है उपनिषदिक और एक होता है औपनिषदिक। अगर ये वाला ले तो ये दीर्घ वाला हो जाता है ईक, ये कोई प्रत्यय नहीं। ठीक है, इसमें है इक प्रत्यय है। ठीक है, लघु ई वाला है लेकिन ऊ है। एक नियम इक प्रत्यय में ये कहता है, एक इक प्रत्यय, इक जहाँ पर प्रत्यय लगता है एक नियम उसमें ये बताता है कि अगर इधर ऊ और या फिर शब्द के पहले वर्ण में ओ दीर्घ हो या फिर ओ हो जाए और वहाँ पर इक प्रत्यय लगे तो ये सभी किस में परिवर्तन हो जाएंगे? औ में परिवर्तन हो जाते। किस में परिवर्तन हो जाएंगे? औ में। तो औपनिषद ये है, लेकिन इक नहीं, इक औपनिषदिक होता है, ये अपने आप में अशुद्ध शब्द है। ये उपनिषदिक ये भी अपने आप में अशुद्ध शब्द है, लेकिन जो औपनिषदिक है ना ये अपने आप में शुद्ध शब्द होगा। उपनिषद धन इक होगा, इसका प्रत्यय पूछ ले तो उपनिषद धन इक होगा। तो इसका अगर ये शब्द बनेगा तो औपनिषदिक होगा, औपनिषदिक होगा। ठीक है, 40वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह होगा। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह अपना पहला ऑप्शन है रेल और गाड़ी,
दूसरा है पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तीसरा ऑप्शन है अपना रेल से चलने वाली गाड़ी, और चौथा ऑप्शन है रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो ये है अपना आंसर होगा इसमें रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पटरियों को, वैसे पटरियों को कहा जाता है, रेल पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है? रेलगाड़ी कहा जाता है। ठीक है। 41वां प्रश्न है तुलसीकृत सामाजिक पद में कौन सा समास है? ठीक है। तो पहला करण तत्पुरुष, दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा है कर्म तत्पुरुष और चौथा है अपादान तत्पुरुष। ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष जहाँ पे पूछ ले तो वहाँ पर को से दर्शाया जाता है, और करण तत्पुरुष से दर्शाया जाता है, संप्रदान को के लिए से दर्शाया जाता है, और अपादान को से अलग होने के अर्थ में दर्शाया जाता है। यहाँ पर करण में से जुड़ने के अर्थ में और अपादान में से अलग होने के अर्थ में दर्शाया जाता है। तो तुलसी के द्वारा, इसका अगर विग्रह पूछ ले तो तुलसी से आकृत या फिर तुलसी के द्वारा आकृत, तुलसी के द्वारा कृत, कृत का मतलब किया गया। तो इसका विग्रह होगा ना अपना, तुलसी कृत का विग्रह होगा तुलसी के द्वारा कृत, कृत यानी रचित, कृत से अपना तात्पर्य है रचित, तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा कृत। तो इसमें क्या होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष। तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी रचित भी होगा, तुलसी कृत भी, यही होगा, करण तत्पुरुष समास होगा इस पर। ठीक है। 42वां प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? पूरा प्रश्न समझना साथियों, यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा है। तो धर्मपरायण, धर्म में परायण सही है। भयभीत, भय के द्वारा भीत, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कृष्णार्षित, कृष्ण को आश्रित, और एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ये भी सही है। ठीक है। इसमें ये होगा कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित होना चाहिए, ना कि कृष्ण को आश्रित। कृष्ण पर क्या है? आश्रित होना, कृष्ण पर आश्रित होना उसको कहते कृष्णाश्रित, कृष्णाश्रित। ठीक है। तो अपना कौन सा विग्रह सही नहीं है? तो कृष्ण को आश्रित नहीं होता, कृष्ण पर आश्रित होता है। ठीक है। तो अपना 42वां वाला तीसरा ऑप्शन अपना सही नहीं है। 43वां प्रश्न है अपना आग का पर्यायवाची कौन सा है? अनिल का अर्थ, एक अनिल है, आग का पर्यायवाची कौन सा? एक अनिल है, फर्स्ट ऑप्शन अपना। ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन है अनल, तीसरा है आनल और चौथा अनिल। अनिल का कोई अर्थ नहीं होता, आनल का भी कोई अर्थ नहीं होता, कंफ्यूजन होता है अनिल और अनल में। अनिल का अर्थ होता है हवा, समीर, वायु, निर्वात, ये सभी वायु या हवा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। और जो अनल होता है वह आग का होता है। अनल किसका होता है? आग का, जिसको अग्नि, ज्वाला, पावक, ये सभी आग के पर्यायवाची है। तो अनल शब्द किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची। ठीक है। तो इसमें कौन सा पर्यायवाची है? तो अनल होगा। कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन अपना राइट होगा, करेक्ट होगा। 44वां प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? पहला पावस, दूसरा है विभा, तीसरा है विभा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये कहने का मतलब पहला तीसरा आ गया विभा, फिर दूसरा पुहुप और चौथा प्रास। इसमें प्रकाश का पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है। तो विभा का अर्थ एक होता है चमक और एक अपना प्रकाश होता है। चमक का अर्थ ही अपना प्रकाश होता है। तो ये प्रकाश का डायरेक्ट पर्यायवाची पूछ रहा है, तो विभा का अर्थ चमक या प्रकाश, प्रकाश से रिलेटेड है विभा। पुहुप का मतलब होता है फूल या सुमन, जो भी होता है। पुहुप का अर्थ होता है सुमन या फूल, पुष्प। ठीक है। प्रास तो इसका मतलब हो जाता है हार जाना, हार यानी कि हार स्वीकार करना या हरा देना। ठीक है। तो अपना वो आंसर कौन सा होता है? प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसमें विभा होगा, जिसको चमक या सूर्य, चमक या प्रकाश जिसको बोला जाता है। ठीक है। तो अपना तीसरा आंसर इसमें राइट होगा, विभा। 45वां अपना प्रश्न है निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है।
तो ध्यान रखना साथियों, कपोत का मतलब होता है कबूतर। कपोत का अर्थ क्या होता है? एक होता है शार्दुल, एक होता है करग, एक होता है कपोतारी, एक होता है शैन। तो करग, कपोतारी और शैन ये तीनों बाघ के पर्यायवाची। शार्दुल का अर्थ होता है सिंह या शेर। सिंह या फिर शेर का पर्यायवाची शार्दुल होता है शेर। इसमें बाज का पर्यायवाची नहीं है साथियों, ध्यान रखना। शार्दुल का अर्थ होता है सिंह या फिर शेर। शार्दुल का अर्थ होता है सिंह या फिर शेर। करग भी अपना बाज का पर्यायवाची है। कपोदधन अरी, इसका विग्रह होता है कपोदधन अरी। कपोद का मतलब होता है कबूतरों का अरी, यानी जो शत्रु हो। पशु पक्षियों को भी माना जाता है ना, बाज उठा के ले जाता है नॉर्मल छोटे छोटे कीड़ों को या फिर छोटे छोटे पशु पक्षियों को। तो कपोद यानी कबूतरों का अरी यानी शत्रु या फिर दुश्मन। तो कौन है? बाज है। शैन भी बाज को ही कहा जाता है। शार्दुल बाज का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन अपना राइट होगा, सही होगा। 46वां प्रश्न है, अर्वाचीन का सही विलोम है पुराचीन, नवीन, समीचीन और सनातन। अपना इसमें होगा अर्वाचीन का अर्थ था पुराचीन। अर्वाचीन का क्या अर्थ होगा? पुराचीन। सेकंड थर्ड ऑप्शन है नवीन, दूसरा ऑप्शन है समीचीन, सनातन। ठीक है, तो अपना इसमें आंसर होगा पुराचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? पुराचीन। ठीक है, 47वें प्रश्न पर चलते हैं साथियों। निरपेक्ष का सही विलोम होगा निरपेक्ष। निरपेक्ष का एक पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है परोक्ष, तीसरा ऑप्शन अपना सापेक्ष और चौथा ऑप्शन अपना प्रतिपक्ष। तो अपना इसमें आंसर होगा सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम, सापेक्ष का मतलब होता है सामने, निरपेक्ष यानी थोड़ा सा दूर, यानी सापेक्ष का मतलब होता है एजडी सामने, निरपेक्ष का मतलब इससे थोड़ा सा हटकर। सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। तो अपना कौन सा आंसर सही है? तीसरा वाला आंसर सही है। 48वां वाला अपना प्रश्न है, इंद्रियों से संबंधित है, वह है पहला ऑप्शन है इंद्रिय, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इंद्रियातीत, तीसरा ऑप्शन है इंद्रियोन्मुख और चौथा है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत कोई शब्द नहीं होता है, इंद्रियोन्मुख भी कोई अर्थ इसका नहीं निकलता है। इंद्रियातीत जरूर निकलता है, जहाँ पर तीत आ जाए ना उसका मतलब होता है परे समझ लेना, यानी इंद्रियों से परे। तीत आ जाए जहाँ पर पीछे तो वहाँ पर परे अपने आप लग जाता है, यानी इंद्रियों से परे। इंद्रियों से संबंधित होता है वो इंद्रिय कहलाता है। इंद्रिय से संबंधित क्या होता है? इंद्रिय कहलाता है। क्या कहलाता है? इंद्रिय। तो अपना इसमें कौन सा आंसर सही होगा? पहला वाला। 49वां अर्थ है, स्वेन शब्द का सही वाक्यांश है स्त्रियों से मोह रखने वाला, स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला और स्त्रियों को खुश करने वाला। तो एक अपना आंसर ये गलत है, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला ये भी नहीं है और एक स्त्रियों से प्रभावित होने वाला ये भी नहीं है। अपना पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें स्त्रियों से मोह रखने वाला क्या कहलाता है? स्वेन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वेन कहलाता है। स्वेन, ठीक है। चौथा है अपना कूच और कूच। युग्म का सही अर्थ है उरोज, सेना, उरोज, सेना, साथ हेलो साथियों, ये बार बार में ये वापस प्रॉब्लम हो जाती है इसमें मोबाइल में। तो ये अपना इसमें तो 50वां प्रश्न पूछ रहा है अपन से, कोच या कोच युग्म का सही अर्थ है। इसमें पहला ऑप्शन है उरोज सेना, दूसरा है उरोज प्रस्थान, तीसरा है सेना स्तन और चौथा है स्तन कली। तो इसका अर्थ होगा कोच, और कोच शब्द पूछ लेना तो इसका अर्थ होगा उरोज और प्रस्थान। तीसरा ऑप्शन अपना राइट होगा। ठीक है साथियों,
कूच और कूच का होता है उरोज। जो छोटा लघु कू होता है उसका अर्थ होता है उरोज, और बड़ा कूच होता है उसका अर्थ होता है प्रस्थान। ठीक है साथियों, ये अपना हिंदी वाले जो 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की श्रृंखला थी उसको आप लोगों की मदद या सहायता से मैं पूरा कर पाया हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आगे हम मिलेंगे एक इसी तरह से कोई नए वीडियो में के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। ठीक है सर।